ये है दोस्तों edu.inside और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन इसका विषय है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या इसमें मुख्य बातें रही है। मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच एक निश्चित रेखा खींचना संभव नहीं है वैसे तो, परंतु इतिहासकारों में आमतौर पर यह सहमति पाई जाती है कि तीन महत्वपूर्ण घटनाओं 16वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने मध्यकाल का अंत करके आधुनिक काल को जन्म दिया। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यूरोपीय देशों में मध्यकालीन समाज की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं 16वीं शताब्दी के पश्चात भी प्रचलित रही। उदाहरण स्वरूप सामंत प्रणाली का अंत 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात हुआ। प्रशिया में दास प्रथा 19वीं शताब्दी के आरंभ में समाप्त हुई, जबकि रूस में इसका अंत 1861 में हुआ। कुछ विद्वानों का ये विचार भी है कि वास्तव में यूरोप और विश्व के इतिहास में आधुनिक युग का आरंभ फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने मध्यकालीन अनेक प्रबल संस्थाओं और प्रवृत्तियों को जड़ से उखाड़ दिया और समाज में नए विचारों और शक्तियों को जन्म दिया, जिनके कारण आधुनिक काल का जन्म हुआ। पुनर्जागरण को मध्यकाल में आधुनिक काल में परिवर्तन लाने वाला समय माना जाता है। पुनर्जागरण के लगभग साथ ही ईसाई धर्म में सुधार संबंधी आंदोलन चला, जिसने प्रोटेस्टेंट आंदोलन का रूप धारण कर लिया और यूरोपीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। अगर हम बात करें पुनर्जागरण की, तो रेनेसांस, जिसका अंग्रेजी नाम है, फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ दोबारा जन्म यानी रीबर्थ और नवजीवन यानी रिवाइवल है। अतीत या भूतकाल का दोबारा जन्म तो नहीं होता है, परंतु प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन से उत्साह प्राप्त करके 14वीं और 17वीं शताब्दियों के बीच एक नई प्रकार की नई संस्कृति का जन्म हुआ, जो साहित्य और कला के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नए विचारों पर आधारित थी। इसके फलस्वरूप यूरोपीय सभ्यता ने मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश किया। प्रसिद्ध इतिहासकार H.A. डेवांश के कथनानुसार पुनर्जागरण से अभिप्राय मनुष्य के साहसी और स्वतंत्रता प्रेमी विचारों का नया जन्म है, जो मध्यकाल में धार्मिक शक्ति की कैद की जंजीरों में जकड़े हुए थे। पुनर्जागरण की स्थिति किसी एक व्यक्ति, स्थान या एक विचारधारा के कारण उत्पन्न नहीं हुई। ये तो वास्तव में उन सभी सांस्कृतिक और बौद्धिक परिवर्तनों का सामूहिक संकेत थी जो 14वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 17वीं शताब्दी तक समस्त यूरोप में देखे गए। इन 3 शताब्दियों में वे सभी विशेषताएं जिनका संबंध मध्यकाल से था लुप्त हो गई, और ये सभी चीजें जो आधुनिक काल से संबंधित हैं स्पष्टतः विकसित दिखाई देने लगी। महान बौद्धिक क्रांति आने से लोगों का दृष्टिकोण तर्कशील और वैज्ञानिक हो गया। लोग अब अंधविश्वासी नहीं रहे और वे प्रचलित प्रथाओं और विश्वासों को तर्क की कसौटी पर परखने लगे। जीवन के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में तब्दीली आ गई। वे भौतिकवादी हो गए और समाज में मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म का बोलबाला हो गया। वर्तमान जीवन को सुखी बनाने और समाज की भलाई की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इटालियन, जर्मन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली विद्वानों, कवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, मूर्तिकारों, चित्रकारों, संगीतकारों और दार्शनिकों ने अपनी रचनाओं और कलाकृतियों में उदार, तर्कशील और मानवतावादी विचारों का प्रचार किया। लोगों में विशेष जागृति आ गई और उनका साहस इतना बढ़ गया कि वे प्रचलित विचारों और सभ्यताओं को चुनौती देने लगे। इस काल में सामंतवाद का प्रभाव घटकर समाप्त होने लगा। पुरानी संघ व्यवस्था टूटने लगी। चर्च और पादरियों की पवित्रता पर लोगों की श्रद्धा आलोप होने लगी। यहाँ ये वर्णन योग्य है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ और प्रसार सारे यूरोप में एक ही समय नहीं हुआ और न ही मध्यकालीन संस्थाएं और प्रवृत्तियां एकदम ही आलोप हो गई थी। इसके विपरीत यूरोपीय समाज में पुरातन परंपरागत विचारधारा और विश्वास किसी न किसी रूप में काफी समय तक प्रचलित रहे। वास्तव में पुनर्जागरण ने लोगों में नए विचारों और नए दृष्टिकोण को जन्म दिया। ऐसे विचारों और दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ही महत्वपूर्ण भौगोलिक खोजें हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए और मध्यकालीन संस्थाओं को चोट पहुंची और आधुनिक काल की संस्थाओं का उत्थान हुआ।
पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम इटली में हुआ और इसके पश्चात इसका प्रचार फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अन्य दूसरे यूरोपीय देशों में हुआ। पुनर्जागरण पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में निस्संदेह एक युग पलटने वाली घटना थी, जिसे मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच एक सूत्र के समान माना जाता है। और आइए अब बात करते हैं पुनर्जागरण या रेनेसां के उत्थान के कारण क्या थे, यानी कि पुनर्जागरण का जो जन्म हुआ उसके मुख्य कारण क्या थे, उसके पीछे मुख्य कारण क्या थे। पुनर्जागरण के उत्थान के कई कारण माने जाते हैं, जिनका वर्णन सुविधा के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं। सामंतवाद का पतन इसका पहला कारण रहेगा, यानी कि डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। पुनर्जागरण के उत्थान के लिए जिम्मेदार प्रथम महत्वपूर्ण कारण सामंत प्रथा का पतन था। सामंत प्रथा मध्यकालीन समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसका पश्चिमी यूरोप के देशों में 14वीं शताब्दी के पश्चात पतन आरंभ हो गया था। इसके पतन का एक प्रमुख कारण मध्यम वर्ग की शक्ति का उदय था। मध्यम वर्ग के अमीर लोगों ने अपने अपने देश के सम्राटों को युद्धों के लिए सेना तैयार करने के लिए आवश्यक धन राशि प्रदान की थी, जिसके फलस्वरूप सम्राटों की सामंतों पर निर्भरता कम हो गई थी। इसके अतिरिक्त वाणिज्य और व्यापार की उन्नति और मूल्यों में हुई वृद्धि का लाभ मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के व्यापारियों को हुआ था। सामंतों की भूमि के किराए में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सामंतों को कर्ज लेने पड़े। कर्जों को न चुका पाने की सूरत में बहुत से सामंतों को विवश होकर अपनी जमीनों को बेचना पड़ा। सामंतों की ऐसी दिवालियेपन वाली स्थिति ने सामंतवाद को भारी धक्का पहुंचाया और पुरातन संस्थाओं के अंत और पुनर्जागरण के उत्थान के लिए रास्ता साफ किया। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो धर्म युद्धों का प्रभाव इसका महत्वपूर्ण कारण रहेगा, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स। पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य लड़े जाने वाले वे धार्मिक युद्ध माने जाते हैं, जो ईसाइयों और मध्य एशिया के तुर्कों के बीच ईसाई धर्म के जेरूशलेम में स्थित तीर्थ स्थानों पर अधिकार करने के लिए लड़े गए थे। इन युद्धों के दौरान पश्चिमी देशों के ईसाई विद्वानों का पूर्वी देशों के लोगों और उनकी सभ्यता से संपर्क हुआ, जो कि पश्चिमी देशों की सभ्यता से अधिक प्राचीन एवं विकसित थी। पश्चिमी देशों के बहुत से विद्वान काहिरा और पूर्व के अन्य कई प्रसिद्ध नगरों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। इन विद्वानों ने प्राचीन कला और साहित्य का अध्ययन किया, जिसके यूरोपीय देशों में प्रसार ने पुनर्जागरण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करें चर्च के प्रभाव में कमी की, तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण रहेगा पुनर्जागरण के जन्म का, यानी कि डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। मध्यकाल में चर्च एक महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसका लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, बीमारी, दान और मुक्ति के लिए चर्च पर इतना निर्भर कर रहा था कि आज के धर्मनिरपेक्षता के युग में इसका सही अनुमान लगाना भी शायद असंभव है। परंतु 13वीं और 14वीं शताब्दी में कई शक्तिशाली सम्राटों ने चर्च की शक्ति को चुनौती देना आरंभ कर दी। उदाहरण के लिए 1296 ईस्वी में फ्रांस के शक्तिशाली सम्राट फिलिप चौथे ने पोप को जेल में बंद करवा दिया। इससे पोप की शक्ति एवं सम्मान को गहरी चोट पहुंची। पोप के अनुचित प्रभाव और पादरियों के अनैतिक एवं भ्रष्टाचारी जीवन के कारण लोगों की चर्च के प्रति श्रद्धा समाप्त होने लगी। धीरे धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन आ गया, जिसने पुनर्जागरण का रूप धारण कर लिया। व्यापारिक पूंजीपतियों की श्रेणी का उदय पुनर्जागरण के उदय का चौथा महत्वपूर्ण कारण है। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप के देशों का पूर्व के देशों से संपर्क स्थापित हुआ। 13वीं शताब्दी के पश्चात यूरोपीय देशों के लोगों ने पूर्वी देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसके फलस्वरूप इटली और कई अन्य यूरोपीय देशों के व्यापारियों और सौदागरों ने काफी धन कमाया। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में पूंजीपतियों की एक नई श्रेणी का जन्म हो गया। अमीर वर्ग के इन लोगों ने कलाकारों एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अमीर वर्ग द्वारा दी गई सुरक्षा एवं संरक्षण के कारण कला और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ, जिससे लोगों के दृष्टिकोण में विशालता आ गई। छापेखाने का आविष्कार की अगर हम बात करें तो ये पांचवा महत्वपूर्ण कारण रहेगा पुनर्जागरण के जन्म का। पुनर्जागरण के विकास में छापेखाने के आविष्कार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1454 में मेंस
जर्मनी के जॉन गुटनबर्ग ने छापेखाने का आविष्कार किया था। अगले 20 वर्षों में इटली में कई छापेखाने स्थापित हो गए। 1477 में इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर नगर में विलियम कैक्सटन नामक अंग्रेज ने पहला छापाखाना लगाया था। उस समय तक सस्ता कागज काफी मात्रा में मिलने लगा था। अब काफी संख्या में पुस्तकें भी छपने लगी। इन पुस्तकों को पढ़कर लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई, शिक्षा का भारी विकास हुआ और शिक्षा पर चर्च का एकाधिकार समाप्त हो गया। भिन्न भिन्न भाषाओं में हुए साहित्यिक विकास ने साधारण लोगों के दृष्टिकोण में विशालता लाई और बौद्धिक क्रांति के लिए उपजाऊ भूमि तैयार कर दी। छठे महत्वपूर्ण कारण की अगर हम बात करें तो वो रहेगा कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया को जो कि प्राचीन पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी और संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था, पर तुर्कों का अधिकार भी पुनर्जागरण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहायक सिद्ध हुआ। तुर्कों के आक्रमण के कारण यूनानी और रोमन विद्वान जो कुस्तुनतुनिया की लाइब्रेरियों में पढ़ाई कर रहे थे, बहुत से प्राचीन ग्रंथों को लेकर भिन्न भिन्न यूरोपीय देशों में दौड़ गए। इन विद्वानों ने साथ लाए साहित्य का नए सिरे से अध्ययन किया। इन विद्वानों ने पुराने ग्रंथों के आधार पर कई नए तथ्यों और विचारों संबंधी पुस्तकों की रचना की। इन नए ग्रंथों के प्रकाशन से साबित हुआ कि पादरी और धर्मशास्त्री मध्यकाल में ईसाई धर्म के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे हैं। इन विद्वानों ने अपने नए ग्रंथों द्वारा सहनशीलता, तर्कशीलता और भ्रातृभाव के सिद्धांतों का प्रचार किया और पुनर्जागरण के मूल सिद्धांत बन गए। सातवें महत्वपूर्ण कारण की अगर हम बात करें तो वो रहेगा उदार सम्राटों और कुलीनों का योगदान। पुनर्जागरण लाने में यूरोपीय देशों के उदार सम्राटों का, कुलीनों का और पोप ने भी कोई कम योगदान नहीं दिया है। फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम, इंग्लैंड के हेनरी आठवें, स्पेन के चार्ल्स पांचवें और डेनमार्क के क्रिस्पियन सातवें आदि उदार सम्राटों ने अपने अपने देशों में विद्वानों और कवियों की खुले दिल से सहायता की। इसी प्रकार पोप निकोलस पांचवें और लियो दशम ने यूनानी और रोमन साहित्य, शिल्पकला और संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्राट एवं पोप के अतिरिक्त कई उदार कुलीन परिवारों ने भी साहित्यिक कलाकारों और खोजकर्ताओं की उदारता से सहायता करके पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने फ्लोरेंस में प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक फ्लेंटो के दर्शन का अध्ययन करने के लिए और परिवार ने फ्लोरेंसो में प्रसिद्ध यूनानी जो दार्शनिक था प्लेटो के दर्शन का अध्ययन करने के लिए एक एकेडमी की स्थापना की। इसी परिवार ने माइकल एंजेलो और लियोनार्द एक एकेडमी की स्थापना की। इसी प्रकार से माइकल एंजेलो और लियोनार्दो दा विंसी का संरक्षण भी हुआ, जिन्होंने समय बीतने पर पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्राट एवं पोपों के अतिरिक्त कई उदार कुलीन परिवारों ने भी साहित्यिक कलाकारों और खोजकर्ताओं की खुले दिल से उदारता से सहायता करके पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने फ्लोरेंस में प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के दर्शन का अध्ययन करने के लिए एक एकेडमी की स्थापना की। इसी परिवार ने माइकल एंजेलो और लियोनार्दो दा विंसी का संरक्षण किया, जिन्होंने समय बीतने पर पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानवतावाद के प्रचार की अगर हम बात करें, यानी कि स्प्रेड ऑफ ह्यूमनिज्म के प्रचार की अगर हम बात करें, तो पुनर्जागरण के उत्थान में मानवतावादी विचारधारा के प्रचार का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस विचारधारा के समर्थक धर्म की तंग और अंधविश्वास पर आधारित परिभाषा को ठीक नहीं मानते थे। उनका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा व्यापक बन गया था और वे भविष्य के लिए बलिदान की अपेक्षा वर्तमान की संतुष्टि और सुख को अधिक महत्व देते थे। एरास्मस जैसे मानवतावादी विद्वानों ने अपनी रचनाओं द्वारा मनुष्य की शक्ति और विरोध का सामना करना पड़ा, परंतु धीरे धीरे उन्होंने आम लोगों के दृष्टिकोण में विशालता, उदारता और मानव प्रेम की भावनाएं पैदा कर दी। बात करें वैज्ञानिक आविष्कारों की, यानी कि साइंटिफिक इन्वेंशंस की, तो विज्ञान के नए आविष्कारों ने पुनर्जागरण की लहर को यूरोप में फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोपीय लोगों के चीन से संपर्क स्थापित होने से चीन के 3 प्रसिद्ध आविष्कार कागज,
और छापेखाना समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी देने के यंत्र, कंपास का प्रयोग और युद्धों में प्रयोग होने वाला गोला बारूद यूरोप को प्राप्त हुए थे। इन तीनों आविष्कारों ने यूरोपीय लोगों के जीवन में भारी तब्दीली ला दी। कागज और छापेखाने के प्रयोग से साहित्य का विकास हुआ, जिसने जनसाधारण के ज्ञान में वृद्धि की। कंपास के प्रयोग से नए नए समुद्री मार्गों की खोज में सहायता मिली, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय देशों के अन्य महाद्वीपों के देश से संपर्क स्थापित हो गए। गोला बारूद के प्रयोग ने भिन्न भिन्न देशों के सम्राटों को सामंतों की शक्ति नष्ट करके शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने में सहयोग दिया। और अंतिम महत्वपूर्ण कारण यानी कि पुनर्जागरण के अंतिम महत्वपूर्ण कारण की अगर हम बात करें तो नए नगरों का उत्थान इसका महत्वपूर्ण कारण था, यानी कि इमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज। पुनर्जागरण के उत्थान में यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में नए नगरों के उत्थान ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यकाल के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में कई महत्वपूर्ण नगरों का विकास हो चुका था। इसमें मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, पेरिस, नंतेस, लंदन, लिस्बन, मैड्रिड, फ्रैंकफर्ट, लुबेक, मेंज, जिनेवा और एम्सहर्स्ट के नाम वर्ण के इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये नगर व्यापार, उद्योग और पूंजीवाद के केंद्र बन गए थे। नगरों और शहरी जीवन के विकास ने स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहन दिया। इन नगरों के लोग अब पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। नगरों में निवास करने वाले अमीर और जाने माने लोगों के पास काफी मात्रा में धन था, जिसने उन्हें कलाकारों एवं साहित्यकारों की सहायता के लिए प्रेरित किया था। उदाहरण स्वरूप फ्लोरेंस के मेंडिसी परिवार ने बहुत से यूनानी विद्वानों और कलाकारों को फ्लोरेंस में बसाने में योगदान दिया। इसी परिवार के लोरेंजो द मेडिसी की साहित्य में इतनी ज्यादा रुचि थी कि वो प्रति वर्ष 60,000 पाउंड की धनराशि नई पुस्तकें खरीदने पर खर्च कर देता था। उसने अपने पुस्तकालय में कोई 200 के करीब दुर्लभ हस्तलिखित और पूर्वी देशों से मंगवाए साहित्य रखे थे। इसके अतिरिक्त नगरों में प्रतिदिन नए लोग आते जाते रहते थे, जिनसे उन नगरों के पढ़े लिखे और विशिष्ट वर्ग के लोगों का विचार विनिमय होता रहता था। परिणाम स्वरूप नगरों के विकास से पुनर्जागरण आंदोलन लाने में महत्वपूर्ण स्थान मिला और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण कारण थे पुनर्जागरण क्यों हुआ, पुनर्जागरण के उदय के महत्वपूर्ण कारणों की इसमें हमने चर्चा की। और अब आने वाले जो हमारा कल का विषय रहेगा, अगला जो हमारा विषय रहेगा, पुनर्जागरण का वो जगह कौन सी थी, सर्वप्रथम पुनर्जागरण कहाँ हुआ था, यानी कि कौन सी ऐसी जगह थी जहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, और जहां से शुरुआत हुई थी उस शुरुआत के महत्वपूर्ण कारण कौन से थे, यानी कि उसी जगह को प्रथम नाम क्यों दिया गया है पुनर्जागरण के उदय का। तो उन सभी कारणों की हम चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही।